Namaskar friends, and welcome to this press briefing by the Health Ministry. To brief us more on the latest issues, today we have with us Dr. V.K. Paul ji from Niti Aayog, Health Secretary Shri Rajesh Bhushan ji, Director General ICMR Dr. Balram Bhargav ji. My warm welcome to all. First there will be a presentation by Shri Rajesh Bhushan ji, followed by remarks of Dr. Balram Bhargav ji. Afterwards, Dr. Paul would sum up with his comments. Then we shall take a few questions. Over to Rajesh Bhushan ji. नमस्कार। पिछले 24 घंटों में देश में लगभग 31,000 नए केस कोविड के रिपोर्ट हुए हैं। ये जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है वो अभी भी बना हुआ है, लेकिन जिस रफ्तार से आप और हम डिक्लाइन चाहते हैं संभवतः उस रफ्तार से नहीं हो रहा है। इसीलिए हम बार बार दोहराते हैं कि जो सेकेंड सर्ज है वो अभी भी पूरी नहीं हुई है। The second surge in the country has not concluded. We are still in the midst of the second surge while we may be witnessing a decline. तो ये दिमाग में रखने की बात है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम कोविड के अनुरूप व्यवहार अपनाएं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैज़ टू बी मेंटेन्ड एट ऑल टाइम्स, और हम ये भी सुनिश्चित करें कि जो वैक्सीनेशन की गति और वैक्सीनेशन का जो कवरेज है, विस्तार है, उन दोनों में तेज़ी से बढ़ावा हो। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि पिछले 24 घंटे में जो 31,000 केसेस आए हैं, अभी भी इनके जो अधिकांश मामले हैं वो केरल और महाराष्ट्र से आ रहे हैं। हालांकि एब्सोल्यूट नंबर्स ज़रूर घटे हैं। 62.73% of the total cases in the last week have been reported from Kerala. ये एक्टिव केसेस और रिकवरीज़ का ट्रेंड है। क्योंकि डिक्लाइनिंग ट्रेंड बना हुआ है इसलिए एक्टिव केसेस की संख्या घटी है। इस समय देश में 3,01,000 एक्टिव केसेस हैं और जो रिकवरी है वो 97.8% है, जो लगातार बढ़ रही है। यदि राज्यों के स्तर पर देखें तो इस समय 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस केरल में हैं, 40,000 से ज़्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में हैं और 10,000 से 17,000 के बीच में जो एक्टिव केसेस हैं वो 4 राज्यों में हैं: कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मिज़ोरम और तमिलनाडु। अवशेष जो 30 राज्य हैं देश के और संघ शासित क्षेत्र, वहाँ 10,000 से कम एक्टिव केसेस हैं। भारत के नक्शे में वो जो बड़ा भूभाग आप हरे रंग से देख रहे हैं, ये वो 30 राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं जहाँ की 10,000 से कम एक्टिव केसेस हैं। वीकली पॉजिटिविटी में डिक्लाइन निरंतर बना हुआ है। ये 12वां सप्ताह है, द 12th कॉन्जिक्यूटिव वीक, जबकि वीकली पॉजिटिविटी, साप्ताहिक पॉजिटिविटी 3% से कम है। जो बार हमने आपको हल्के हरे रंग से दिखाए हैं वो दिखाते हैं कि 1 जुलाई से ही पॉजिटिविटी 3% से कम हो गई थी और अभी भी वो लगातार बनी हुई है। जबकि जो पीक था, जो सर्ज का सबसे ऊपर का बिंदु था, वो हमने मई में देखा था, जबकि 21% से ज़्यादा वीकली पॉजिटिविटी थी देश में। ये वो 33 ज़िले हैं जहाँ की 10% से ज़्यादा वीकली पॉजिटिविटी है। इसमें केरल में 13 ज़िले हैं, मिज़ोरम में 8, मेघालय में 4, मणिपुर में 3, अरुणाचल प्रदेश में 3 और सिक्किम में 2। इनके बारे में हमने राज्यों को अलग से दिशा निर्देश जारी किए हैं, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। इन 33 ज़िलों के अलावा 23 ज़िले ऐसे हैं जहां 5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी है लेकिन 10% से कम है। इनका भी जिक्र हमने किया है। ये मणिपुर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय, झारखंड, केरला, पुडुचेरी और वेस्ट बंगाल, इन राज्यों में ये ज़िले हैं। हमने 21 सितंबर को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को व्यापक SOP जारी किए हैं और उसमें ये दिशा निर्देश दिए हैं कि अक्टूबर से नवंबर तक किस प्रकार की कार्रवाई
राज्यों से और संघ शासित क्षेत्रों से अपेक्षित है। ये एसओपी जैसा मैंने आपको बताया आने वाले फेस्टिवल्स के मद्देनज़र जारी किए गए हैं। हमने कहा है और ये परामर्श दिया है कि ऐसे ज़िले जहाँ 5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी है वहाँ मास गैदरिंग्स अवॉइड की जाएं, विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स में और उन ज़िलों में जहाँ की साप्ताहिक पॉजिटिविटी 5% से अधिक है। हमने ये परामर्श भी दिया है कि जिन ज़िलों में पॉजिटिविटी रेट 5% या उससे कम है वहाँ भी यदि कोई आयोजन होना है जिसमें भीड़ होने की संभावना है तो एडवांस परमिशंस की व्यवस्था लागू की जाए, लोगों की संख्या पहले से बताई जाए कि इतने ही लोग एज़ पर द लोकल कॉन्टेक्स्ट, जो स्थानीय परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप उनको एकत्रित होने की अनुमति है और इसका इन्फोर्समेंट किया जाए। एक परामर्श ये भी दिया है कि जो रिलैक्सेशंस राज्य देते हैं या जो रिस्ट्रिक्शंस राज्य लागू करते हैं वो साप्ताहिक पॉजिटिविटी के रेट के आधार पर होने चाहिए। यदि साप्ताहिक पॉजिटिविटी घट रही है तो आप उसके अनुरूप गतिविधियों को परमिट कीजिए या रिलैक्सेशन दीजिए। यदि साप्ताहिक पॉजिटिविटी बढ़ रही है तो आप उसके अनुरूप रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कीजिए। तो ये विस्तार से उस पत्र में बताया गया है। लगभग 5 पृष्ठों का वो दिशा निर्देश या एसओपी है। हमने उसकी मुख्य बातें आपको यहाँ बताई हैं, वैसे अलग से आप उस पत्र को देख सकते हैं। अब हम वैक्सीनेशन की बात करेंगे। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार और वैक्सीनेशन का कवरेज विस्तार दोनों ही बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पहली डोज अब तक 62 करोड़ के लगभग लग गई हैं, दूसरी डोज 21.5 करोड़ लगी हैं। यदि हम हेल्थ केयर वर्कर्स को देखें तो 99% हैं जिनको पहली डोज और 84% को दूसरी डोज मिल चुकी है। फ्रंटलाइन वर्कर्स में 100% को पहली डोज और 80% को दूसरी डोज। और 18 बरस से ऊपर की जो जनसंख्या हमारे देश की है, ये बड़ा आंकड़ा है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। 66% लोग जो बालिग हैं हमारे देश के, उनको एक ना एक डोज मिल गई है। 66% of the adult population of the country has received at least one dose of the COVID vaccine. Similarly, इसी प्रकार 23% ऐसी जनसंख्या है, बालिग जनसंख्या, 18 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या, जिसको दोनों डोज मिल गई हैं। 23% of 18+ population of the country has received both the doses. और ये इसलिए संभव हुआ है कि कुछ राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया है। अब क्योंकि इनकी संख्या बढ़ रही है तो इसलिए अब हम ये आपको 2 स्लाइड में दिखा रहे हैं, पहले हम एक ही स्लाइड में दिखाते थे। ये वो 6 राज्य हैं जिन्होंने 100% पहला डोज का कवरेज कर लिया है। इसमें लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, गोवा है, हिमाचल प्रदेश है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है और सिक्किम है। तो इन 6 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों ने 100% डोज दिए हैं, पहली डोज। और जो बगल में बार हमने दिखाया है वो उनके सेकंड डोज के कवरेज का है। तो आप देखेंगे कि सेकंड डोज का कवरेज भी इन सभी राज्यों में काफ़ी संतोषप्रद है। अब हम उन राज्यों की बात करेंगे जिन्होंने 90% से अधिक पहला डोज दिया है। ऐसे 4 राज्य हैं: दादरा और नागर हवेली, केरला, लद्दाख और उत्तराखंड। तो आप देखेंगे कि जहां उत्तराखंड और केरल ने 90% जनसंख्या को पहला डोज दे दिया, लद्दाख ने भी, वहीं दादरा और नागर हवेली ने 97% अपनी जनसंख्या को पहला डोज दिया है। तो ये काफ़ी संतोष की बात है और हम इन राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के प्रयासों की सराहना करते हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो डोजेज़ लगे इनमें से कितने अर्बन कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स में लगे और कितने रूरल में। तो 63.7% डोजेज़ रूरल वैक्सीनेशन सेंटर्स में लगाए गए और 35.4% अर्बन वैक्सीनेशन सेंटर्स में लगाए गए। ये काफ़ी समय के बाद हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि 2 तरह के प्रश्न बार बार उठाए जाते थे जब कोविड वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ था। एक प्रश्न था कि इस वैक्सीनेशन में इक्विटेबल एक्सेस का चुनौती है, का चैलेंज है।
ऐसे लोग जो ग्रामीण इलाकों में हैं, ट्राइबल इलाकों में हैं, पहाड़ी इलाकों में हैं, रेगिस्तान में हैं, उन तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक ये चुनौती थी। और दूसरी चुनौती थी कि डिजिटल डिवाइड, ऐसे लोग जिनको स्मार्टफोन नहीं है, ऐसे लोग जो कि इंटरनेट और कंप्यूटर से अनभिज्ञ हैं, उनके वैक्सीनेशन की चुनौती। तो ये आंकड़ा दिखाता है कि इन दोनों चुनौतियों को देश ने, राज्यों ने, संघ शासित क्षेत्रों ने बहुत अच्छे ढंग से फेस किया है और दिखाया है कि हमारे जैसे बड़े देश में, बड़ी आबादी वाले देश में और अलग अलग प्रकार की भौगोलिक स्थिति वाले देश में भी आप ग्रामीण इलाकों में बेहतर कवरेज कर सकते हैं। फिर हम आपको ये बता रहे हैं कि 52% से अधिक जो वैक्सीनेशन है वो पुरुषों में, 47.8% वैक्सीनेशन महिलाओं में और 0.02 वैक्सीनेशन अदर जेंडर के लोगों में दिए गए हैं। ये औसत प्रतिदिन लगने वाले टीकों की संख्या में कैसे महीनों दर महीनों सुधार हुआ वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि सितंबर महीने में अब तक जो हमारी औसत प्रतिदिन वैक्सीनेशन टीकाकरण की दर है वो 81.76 लाख है। यानी हर दिन हम लगभग औसतन 82 लाख टीके लगा रहे हैं सितंबर के महीने में। और अगर आप इसको एब्सोल्यूट डोजेज के संख्या में देखें, जो हमने बिल्कुल नीचे दिखाया है, तो 17.99 यानी 18 करोड़ डोज केवल पहले 22 दिनों में सितंबर के हम देश भर में लगा चुके हैं। इसकी तुलना में पूरे अगस्त महीने में हमने 18 करोड़ डोज लगाए थे, पूरे जुलाई महीने में हमने 13 करोड़ डोज लगाए थे और जून महीने में हमने 11 करोड़ डोज लगाए थे, मई में 6 करोड़ डोज। तो मई की तुलना में 3 गुना डोजेज हमने सितंबर के 22 दिनों में लगा दिए। और अंत में जो हमारा आपसे अनुरोध है और राज्यों से अनुरोध है, आपके माध्यम से अन्य जन सामान्य तक आप इस बात को पहुंचाएं, वो है कि त्यौहार समझदारी से मनाए जाने चाहिए। उसमें फ़िज़िकल डिस्टेंस बना के रखें, मास्क पहनकर लोगों से मिलें और हाथों को बार बार साबुन से या सैनिटाइज़र से धोएं। आपका वैक्सीनेशन हुआ है ये अच्छी बात है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को त्याग दें। तो वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आवश्यक है। धन्यवाद। डॉक्टर भार्गव जी। Thank you. I think the point has been highlighted tremendously that the second wave is still on, and we need to observe the following things. The number one is that let this festivity be observed with families and within the family. Let us not travel because of the festive season. Number three, we know that whenever there is a population density anywhere, then the virus tends to thrive. So mass aggregations have to be avoided, and most importantly, non-essential travel, whether it be related to festivity or it be related to holidays, be discouraged clearly for the next few months, because we are going to have a lot of festivals upcoming, and that is probably the most important thing to observe, that non-essential travel should be reduced and mass gatherings should be reduced during these festival seasons. Thank you. Thank you very much. आज जो हम हेडलाइन हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो ये है कि भारत की अडल्ट पॉपुलेशन का 2/3 वैक्सीनेट हो गया है। 66% of the adult population of this vast nation has now been vaccinated against SARS-CoV-2, and almost a quarter of the adult population have received 2 doses. And you can see in both these parameters there are states and union territories which have done so much better than these averages. So very, very important milestone in its own way, in the line of other milestones that you are aware of.
vaccines, as we have said, are providing us protection against serious disease and against mortality in a big way, and therefore it is a matter of satisfaction that the coverage is now phenomenally significant. We are urging those who have not taken their vaccine, those who are eligible but have not taken vaccine, men, women, pregnant women, everybody, more so those who are of a higher age, in particular above 50, जिसको नहीं मिला है, जिसने नहीं लिया है, वो थोड़ी सी मेहनत करे और हम सब उनकी मदद करें कि उनको पहली डोज मिले और फिर हम मदद करें कि उनको सेकंड डोज मिले, ताकि हमारी प्रोटेक्शन कंप्लीट हो, 100% हो और हम इस पैंडेमिक की मुसीबत से उबर के आगे बढ़ें। दूसरी बात, आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म कि एक प्रावधान कर दिया गया है कि जो व्यक्ति जिनकी मोबिलिटी ऐसी है कि घर से बाहर लाके उनको टीका नहीं लग सकता, डिसेबिलिटी है, डिफरेंटली चैलेंज है, या कोई स्पेशल नीड्स हैं कि उनको हम सेंटर तक नहीं ले जा सकते, उनके लिए प्रावधान कर दिया गया है कि उनको हम घर में सुपरवाइज तरीके से SOP फॉलो करते हुए वैक्सीन लगाने का प्रावधान करेंगे। उसका ऑर्डर्स, उसकी एडवाइजरी इशू कर दी गई है। तो जो पीछे रह पा रहे हैं इस वजह से अब वो वजह भी हट जाएगी, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारे वैक्सीन सेफ़ हैं और हम घर तक जो व्यवस्था करेंगे वो इफ़ेक्टिव होगी, सेफ़ होगी, नर्चरिंग होगी, सपोर्टिव होगी, and it will follow the SOPs, standard operating procedures. So this is an important development, and we are saying that restricted mobility, disability and or special needs जो उनको हैम्पर करती हैं हमारे सेंटर्स तक पहुंचने के लिए, उनके लिए घर में जाके टीका लगाया जा सकता है। और उसके लिए हमारी टीम्स जो हैं वो सजग हैं। टीम्स को इनकरेज किया जाएगा लोकल लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, ये सब इसमें भागीदारी लेंगे। और इससे एक जिम्मेवारी ये भी आती है कि जहाँ पे ऐसे व्यक्ति हैं हमारे समाज में, भाई बहन, उनको कनेक्ट करें, उनको ये मदद करें कि वो इस व्यवस्था के साथ, इस सिस्टम के साथ जुड़ के अपना वैक्सीन ले सकें। लास्टली अगेन आई वुड लाइक टू एको जो मैसेज यहाँ दिया गया है कि बिल्कुल भी इन महीनों में लापरवाही नहीं करनी है। इस लापरवाही से हमें बहुत ही महंगा पड़ सकता है। जहाँ पे हम पहुँचे हैं उससे हम गिर सकते हैं, मुश्किल हो सकती है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तो ये जो बार बार विनती करी जा रही है कि अगले इन महीनों में, जिनमें कि जैसे हमने पिछली बार कहा कि जिन महीनों को रिस्की पीरियड कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा, उसमें हमें जागरूक रहना है। और फेस्टिविटीज़ हैं वो भी इसी पीरियड में आती हैं, तो वो जागरूकता हमें बिल्कुल बना के रखनी है और हमें इंश्योर करना है कि इस पीरियड में हम सेफ़ रहें और ये भावना रहे कि अभी ये वेव भी नहीं गई है और वायरस ऐसा मिस्चीवियस वायरस है कि नई आउटब्रेक लेके भी आ सकता है। इसलिए हमारी फिर विनती बार बार ये विनती है कि मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे और फेस्टिवल्स जो हैं, त्यौहार जो हैं, वो घर में ही मनाएंगे, भीड़ नहीं करेंगे बाज़ारों में, पंडालों में। उसका वक्त आएगा और ये मैसेज हम चाहते हैं कि आप अच्छी तरह से आगे बढ़ाइए, हर जगह पढ़ाइए। बट आज हम वी आर प्लीज टू टेल दैट वी आर मेकिंग एवरी एफर्ट दैट फॉर वैक्सीनेशन प्रोग्राम we will strive hard as a nation to ensure that no one is left behind. Thank you. Thank you, sir. We'll take a few questions now. Okay, 18. Hello, sir. So my question firstly is on the UK's policy of, there's some confusion regarding certifications of vaccination being given by the Indian government and COVIN. Could you please highlight what are the issues that the UK government is currently flagging? Is there something that's lagging in our vaccination certificate?
Secondly, sir, it was said that Covaxin would get an approval by September, end of September. The SAGE meeting is on 5th October. Do you feel somewhere that when Chinese vaccines were given approval way ahead of time, even when the data was not published, two Chinese vaccines, Sinovac and Sinopharm, why not Covaxin, and what is being done to expedite its approval? Okay, so first UK. Let me reiterate what Ministry of External Affairs has already underlined. Number one, we believe that the dispensation that is proposed to be implemented from 4th of October is a discriminatory practice. Number two, both the sides are in dialogue and we believe that a quick resolution will be found. Number three, we do reserve the right to reciprocate in a similar manner. Now coming to your second question about the meeting of SAGE. SAGE is a scientific grouping within WHO. Its meetings are decided by WHO, so we would not like to comment on the date or timing of the SAGE meeting. Okay. पहला प्रश्न भारत और यूके के बीच अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवलर्स के बारे में था। हम उन बातों को दोहराते हैं जो भारत के विदेश मंत्रालय ने रेखांकित की हैं। पहली बात ये कि जो व्यवस्था 4 अक्टूबर से यूके ने प्रस्तावित की है, हमारा मानना है कि वो एक डिस्क्रिमिनेटरी व्यवस्था है। नंबर 2, दोनों पक्ष आपस में संवाद में हैं। हमारा यह भी मानना है कि शीघ्र ही इस मुद्दे का समाधान ढूंढ लिया जाएगा। तीसरी बात, किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के पास ये अधिकार होता है कि वो रेसिप्रोसिटी के सिद्धांत पर कार्रवाई करे, वो अधिकार हमारे पास भी है। Okay. 24. सर थोड़ा अगर विस्तार से बता पाएँ कि जो आपने कहा कि घर पर भी टीका लग सकता है, वो कौन से लोग हो सकते हैं? कुछ एक एग्जांपल आपने दिया कि जो लोग शारीरिक चैलेंज्ड हैं, जो नहीं जा सकते, अगर कुछ चीज़ें अगर उस पे बता पाएँ तो थोड़ा सा प्रकाश। ऐसा करेंगे, अप्लाई कहीं नहीं करना है। ऐसा करेंगे, हर चीज़ के लिए अप्लाई नहीं करना होता। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो सरकारें प्रोएक्टिव तरीके से करती हैं, जैसे कोविड वैक्सीनेशन। 22 सितंबर को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और सभी संघ शासित क्षेत्रों को ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। मैं तो इस इम्प्रेशन में था कि ये चिट्ठी अब तक आप लोगों ने देख ली होगी, क्योंकि हमारी चिट्ठियां जब हम देखते हैं उसी समय लगभग आप लोग भी देख लेते हैं, तो हम ये आपसे शेयर कर लेंगे, तो आप इसका अध्ययन करें। इसमें विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार की परिस्थितियों में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि टीकाकरण इक्विटेबल तरीके से लगे, सिटीज़न सेंट्रिक हो, लोगों को कष्ट ना हो, तकलीफ़ ना हो, सरकार लोगों तक पहुँचे, और जो भी व्यक्ति टीका लगवाना चाहते हैं और किसी शारीरिक कंडीशंस की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं कोविड टीकाकरण केंद्रों में, उनकी समस्याओं का जल्दी निराकरण हो जाए। इन सब उद्देश्यों को ध्यान में रख के ये व्यवस्था की गई है। Okay, 106. So I had asked this question last week also. Of the number of vaccine doses so far administered, what percentage has been administered in the private sector? Last week I had told you that I do not have the figures readily. Today I have the figures. So if we take the figures from 1st of May to 22nd of September, this is a big qualification. Huh? So we are not talking of the entire period of vaccination. We are talking of May, June, July, August and 22 days of September. Roughly 6% doses have been administered in private hospitals, and remaining doses have been administered in public health facilities. 58.
सर, बच्चों की वैक्सीन जाइडस की जो वैक्सीन है उसके रेट को लेकर कुछ फैसला हो पाया है और कब से मिलेगी? और दूसरा, कोवैक्सीन का भी जो बच्चों पे ट्रायल हुआ था उसके रिजल्ट्स कब तक अपेक्षित है सर? मैं कोवैक्सीन का जवाब दे देता हूँ। उसके रिजल्ट्स फाइनल फेजेस में हैं, एनालिसिस में हैं। शीघ्र ही उनका रिजल्ट्स आ जाने की उम्मीद है और उसके बाद वो ड्रग कंट्रोलर को सबमिट किए जाएंगे और फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी उसको देखेगी। उसके बाद यदि अप्रूवल देगी तब फिर उनका प्रयोग किया जा सकता है। जाइडस कैडिला के डीएनए वैक्सीन को प्रैक्टिकल शेप में लाने के और इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम में पूरी तैयारी चल रही है। उनके साथ रिपीटेड डिस्कशंस हो गई हैं। उसमें प्राइस का भी एक क्लियर इशू है, उसमें बातचीत हुई है और उसके ऊपर जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा और पूरी तैयारी के साथ इट विल बिकम पार्ट ऑफ द नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम। We are looking forward to receiving recommendations of NTAGI on the beneficiary, the target group to which this vaccine has to be given. So the work is in progress and you will hear more about this in time to come. 32. I had the same question. So the statement is what Secretary Saab has presentation कि 66% of India's adult population has received one dose of vaccine. 23% have received 2 doses of vaccine. It's almost a quarter, and that is a great and significant achievement. Last question, 125. Pfizer and Moderna, what's happening with them? Is there a possibility that the Indian government will not succumb to the indemnity clause? You know, the government is looking at all approaches to ensure optimum supply of vaccines. And in that endeavor, our discussions with foreign manufacturers and our facilitation for their regulatory processes has been our activity, action and policy. And we are keeping all our possibilities in mind and looking at the holistic picture with the goal of ensuring optimum supplies of vaccines. Thank you. Thank you, friends. We close the press conference now.